नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजी न्यूज़। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता और अमरावती ज़िला चुनाव के संयोजक सैयद अंसार अली सर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अमरावती मतदार संघ में जो घूम रहे हैं तो किस तरह का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और किस तरह का रिस्पांस जो है वो उनको मिल रहा है। सर, आप अमरावती में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के संयोजक हैं। जब आप अमरावती ज़िले में घूम रहे हैं तो अल्पसंख्यकों में क्या माहौल है, क्योंकि नवनीत राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और हिंदुत्व के मुद्दे पर, पीवर हिंदुत्व के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जहाँ पर आप जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, किन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है? मुद्दा हिंदुत्व का ज़रूर है, लेकिन मैं ऐसा तो कह नहीं सकता या मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं हो कि नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा और जय श्री राम के जो भी नारे लगाए हैं कोई मंदिर के पास में लगाए ज़रूर होंगे, लेकिन कोई मस्जिद के पास में नहीं लगाए। ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। मुसलमानों ने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पे वो ज़रूर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर लड़ी है, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाला काम ना तो नवनीत राणा ने लोकसभा क्षेत्र में किया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी कभी कोई देश में कर रही है। आपने कहा कि मुस्लिम को तकलीफ़ नहीं देने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम समाज ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के नियम, कायदे, कानून, शरिया कानून, इसमें जो इंटरफेयर कर रही है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा 3 तलाक ना मांगते हुए उन्हें दिया गया, ऐसा कहना है मुस्लिम समाज का कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम मुद्दों को लेकर बहुत एग्रेसिव नज़र आती। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि 1937 में अंग्रेज़ों ने जो शरिया का कानून बनाया था उस कानून के मुताबिक हमारा हिंदुस्तान में मुसलमान अभी नहीं चल रहा है। 4 शादियां करने के लिए हम शरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो कायदे हैं, बाकी के जो कानून है वो कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है मुसलमानों के खिलाफ, या कभी अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने दिया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन उसको बात को बना करके मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है और वो हिंदुत्व के नीति पे चलती है, ऐसा करके कांग्रेस के लोग और भी कोई पार्टी के लोग हैं जो उनके सहयोगी है, वो लोग ऐसा माहौल बनाते हैं और मुसलमानों को गुमराह करते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। आप देखिए कि अमरावती लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा है, अचलपुर परतवाड़ा ये विधानसभा और एक अमरावती शहर की एक विधानसभा। ये 2 विधानसभा में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। क्यों मुसलमान कोशिश नहीं करता है कि कांग्रेस से बोलने का और कांग्रेस से बात रखने की कि भाई यहाँ का विधानसभा हमारे मुसलमानों को दिया जाए? आज राहुल गांधी यहाँ पर आए, वहाँ पर बड़े बड़े नेता बैठे थे, मुसलमानों के भी नेता बैठे थे। मैंने एक पत्रकार को भी वहाँ पर भाषण का वो ऑडियो मेरे पास में आया है, वीडियो, वो देखा, सुना। वो कह रहे थे कि नवनीत राणा को हमने वोट दे करके गलत किया, हमने वो ऐसा किया, हमारे मुसलमानों की वोट पे वो चुन कर आई और उसके बाद में एक ही कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दी। अरे भाई साहब, वो क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, उसके अच्छे काम भी तो गिनाओ आप। अमरावती से अजमेर जाने वाली ट्रेन उन्होंने शुरू करवाई है। ऐसे कई अनगिनत काम उन लोगों ने मुसलमानों के लिए, को वो आपने क्यों नहीं गिनाए वहाँ पर? एक किसी को आप बुरा मान के, किसी को बुरा बता करके आप साबित क्या करना चाहते हो? फिर आपने ये बात रखनी चाहिए थी कि अचलपुर, परतवाड़ा, यहाँ की विधानसभा मुसलमानों को दे दो। राहुल जी, आप अमरावती की विधानसभा मुसलमानों को दे दो। आप क्यों नहीं बात रखी? आपके कांग्रेस में तो कई अनगिनत मुसलमान हैं यहाँ पर। जिस तरह से मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी के हिसाब से चल रही है। यदि कांग्रेस मुसलमानों को टिकटें नहीं दे रही है तो भाजपा में भी लगभग यही मामला है, जबकि प्रधानमंत्री का ये कहना था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। तो उस दिशा में पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है, खासकर मुस्लिमों के लिए? मुसलमानों के लिए काम जितना हुआ है ये सारी जनता को पता है साहब।
अब ये जनता में से कोई बंदा नहीं बताता है या कोई आगे आके नहीं आता है और ये सारी चीज़ें समाज के सामने नहीं रखता है, ये एक गलत बात है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी हो, रंगनाथ आयोग किसके कार्यकाल में आया, सच्चर आयोग किसके कार्यकाल में आया, आप पहले उसकी स्टडी कीजिए। और ये बात को देवेंद्र फडणवीस जी ने विरोधी पक्ष नेता रहते हुए बात को मुसलमानों के लिए उठाया भी कि भी आपके कार्यकाल में जब ये आया तो आपने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिया। आज भी मुसलमान कांग्रेस को वोट डालता है, कांग्रेस को वोट डालता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बोला कि 2 विधानसभा अगर आप मुसलमानों को छोड़ देते, ये बात करते हैं, तो आप हकदार है मुसलमानों के, कांग्रेस हकदार है मुसलमानों के वोट लेने के लिए। लेकिन पता नहीं कुछ रंजिशें है या कुछ बात है। अगर आपको नवनीत राणा से विरोध है तो आप जाइए, 4 लोग जाकर के बात कीजिए कि हमारा आपका क्या है, आप खुलासा कीजिए। आप ये बात कर रहे हो कि वो एक कलर की काली साड़ी पहनना शुरू कर दिया है, वो ये करती है। अरे हिंदुत्व के मुद्दे पे आपको चीड़ क्यों है? अगर हिंदुत्व आपको सीधा सीधा अगर मुसलमान को ख़त्म करने की बात करता है तो ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूंसी को पटने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ मुसलमान ये बोलते हैं कि भैया हमको कांग्रेस को लाना है, हम ये बोलते हैं कि भैया कांग्रेस का भविष्य बताइए कि मुसलमान क्या बन रहा है। आपने एक अभी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब विपक्ष में थे तो उन्होंने अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम को आरक्षण की बात और मुद्दा उठाया था, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो क्या वो भूल गए थे? देखिए, सत्ता में थे जब वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, विरोधी पक्ष नेताओं ने भी उसके ऊपर में क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्यों रास्ते पे नहीं आए, क्यों नहीं कहा कि भैया ये होना चाहिए, क्यों नहीं कहा कि वो होना चाहिए। और अब मुसलमानों को बोल रहे कि देखिए कि बीजेपी की सरकार आई और गई लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैंने फिर इसके पहले बोला आपको कि रंगनाथन आयोग और सच्चर आयोग किसके कार्यकाल में आया, पहले ये कांग्रेस वालों से आप पूछ लो। पहले जो ये एनडीए की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार के वक्त में मुस्लिम समाज को 5% शिक्षण का आरक्षण दिया गया था, एजुकेशन में आरक्षण दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आने के पहले वो आरक्षण को ख़त्म कर दिया। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई विपक्ष ने ही सारी आवाज़ें उठानी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के लिए कुछ ना करे और विपक्ष को ही दोष दिया जाए। विपक्ष नहीं भाई, जैसे क्या होता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी जो भी पार्टियां हैं वो मुसलमानों के वोट ही लेती है ना, डरा डरा करके। अभी आपने देखा कि राज्य सरकार में हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम बिरादरी के लिए कितना ज़्यादा लोन पास किया गया है, कितना ज़्यादा फंड दिया गया है, उसके ऊपर में कभी मीडिया ने बोला नहीं है, कभी किसी ने बोला नहीं है, ना कोई इसका जिक्र होता है। और मुसलमानों को ये बात पता ही नहीं होती। ये जो जितने कांग्रेस के लीडर है इनको पता है ये कि एक सरकारी एक किताब लेकर आए जिसमें माइनॉरिटी का स्कोप क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, आप आम जनता को बताइए पहले। जब आप वो जनता को बताएंगे तो आपका आवाज़ खुद ही बंद हो जाएगा। और ये बेवकूफ़ बनाने के धंधे जो चल रहे हैं कि भैया आप वो उसको बीजेपी को वोट मत दो, शिवसेना को वोट मत दो, ये सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएगी। सर, आपने बताया कि सच्चर समिति रंगनाथ मिश्रा आयोग जो है, रंगनाथन मिश्रा आयोग, तो ये उनके दौर में आया, उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उन्होंने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए क्यों नहीं कर दिया? अब ये पॉलिसी आएगी, उसके ऊपर में कुछ बात होगी, वो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन आज लोकसभा है, आज लोकसभा के अंदर में मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मोदी जी फिर से एक बार आएंगे और देश के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे, ऐसी मैं आशा नहीं, उम्मीद है। और इसमें मुसलमान लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आते हैं तो खुशी की बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप जहाँ पर चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर आपको कांग्रेस क्या दे रही है? अगर आपको सीट दे रही है, आप अगर सत्ता में आते नहीं हो तो फिर क्या करते हो? बीजेपी के आप सदस्य बनो, बीजेपी से आप चुनाव लड़ो। जहाँ मुस्लिम एरिया है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी से मुसलमान चुन कर आता है, आप सत्ता में भागीदार बनो, आपको टिकट हम देंगे ना। हम भी वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि भैया हमारे मुस्लिम बहुबल क्षेत्र के अंदर में आप भारतीय जनता पार्टी का इसको उम्मीदवारी दो।
और अगर वो उम्मीदवार बनकर सत्ता में आते हैं तो नेचुरली है वो अगर नगर परिषद में है तो वो अध्यक्ष बन सकता है, वो सभापति बन सकता है, उपाध्यक्ष बन सकता है, उसको एक मौका मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस के चक्कर में ये मुसलमान भूल जा रहा है कि हम सत्ता में भागीदारी नहीं होंगे, हम बस विरोध में बैठेंगे, अपक्ष में बैठेंगे। अरे विपक्ष में अगर आप बैठेंगे भी तो आपकी ताकत क्या है साहब? आप 10 में से 1 आते हो, 100 में से 10 आते हो, तो आप विपक्ष की भी ताकत नहीं बन पा रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज ने भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए, लेकिन ये भी एक ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ज़्यादा मुस्लिम हमसे जुड़े तो हमारा हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए वो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को अपने तरफ आकर्षित ही नहीं कर पा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर भी आप उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, योगी जी ने एक बहुत कम उम्र, छोटे उम्र के एक नौजवान को मंत्री बनाया है, और ऐसा ही नहीं बना दिया है, वो पासमानदा समाज का बंदा है और उसको एक नेतृत्व दे करके आज पूरा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर में वो कामयाबी के तौर पे काम कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर जाइए, जम्मू कश्मीर के अंदर में इंजीनियर गुलाम अली साहब को लोग राज्यसभा सांसद बनाया है साहब, वो एक पासमानदा समाज के हैं। तो मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया ही नहीं कभी, और बीजेपी अभी कैसे निर्णय लेगी नहीं। आप अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर आते हैं तो हिंदुत्व को कोई धोखा नहीं है उनके, और वो हिंदुत्व का मुद्दा उनके हिंदुत्व तक है। हमारे मुसलमानों से हिंदुत्व को जोड़ा नहीं जाना चाहिए, और मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कांग्रेस ने करनी नहीं चाहिए। अभी जो आपने कहा कि मुस्लिम समाज को भी भाजपा जो है वो एक नज़र से देखती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान में चुनावी सभा करने जाते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो ऐसा मैनिफेस्टो है कि कांग्रेस ने ऐसा कहा है कि ये हिंदुओं से सारी चीज़ें छीन कर मुसलमानों को दे देंगे, उनके जेवर जो है वो मुसलमानों को दे देंगे, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों को दे देंगे। और आपने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन हर चुनाव में ये देखने में आता है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ ही जाता है। इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं? ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का लाने वाली कांग्रेस है। क्या ज़रूरत है वो सब स्टेटमेंट देने की, आप मुझे बताइए। मुसलमानों से जोड़ करके आप वहाँ पर ये खेल खेलने के लिए मजबूर करते हो। और मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला है कि मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे है, या उनका ऐसा कर दो या उनका वैसा कर दो। ये बिल्कुल कतई नहीं बोला है। आपने वो सब्जेक्ट को छेड़ा और आपने ये बताया, तो आप बताइए कि सेकुलर बात आपने नहीं की, आपने सिर्फ एक मुसलमानों को लेकर के बात की। क्या ज़रूरत है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे लोग एक है, तो आप इस तरीके के जुमले और इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों लाते हो? आप कांग्रेस चाहती है कि हिंदू मुसलमान का राइट्स हो, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो और फसादे बढ़े और मुसलमान हमको वोट देता रहे। आपको पता होगा पिछली बार जब हम भी छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, बाबरी मस्जिद का हुआ। बाबरी मस्जिद के वक्त आज भी मुझे कई लोग बोलते हैं यार बीजेपी ने गिराया, बाबरी मस्जिद को गिराया। हम ये बोलते हैं कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को कब गिराया? अरे सरकार तो कांग्रेस की थी, गृह मंत्री भी कांग्रेस के थे, और जब वो सब थे, शासन उनके हाथ में था, सारी चीज़ें पावर उनके हाथ में थी, तो बाबरी मस्जिद गिरी कैसी? बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा किसने? सारी चीज़ें हमारे न्यू जनरेशन के लोगों को पता होनी चाहिए और बतानी चाहिए, वो सामने कभी आती नहीं है। अब ठीक है, वो निर्णय हो गया, सारी चीज़ें हो गई, राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर के मुहूर्त के समय पे वहाँ सारे लोग गए, सारे लोगों को अतिथि करके बुलाया गया। उसमें एक मौलाना इलियासी साहब थे, मौलाना इलियासी साहब को वहाँ पे बुलाया गया। वो अपनी मोदी जी ने इनवाइट किया, मोदी जी को कह रहा हूँ कि मैं, वो मंदिर की ट्रस्ट ने इनवाइट किया, और वो जहाँ मोदी जी बैठे थे वहाँ वो लाइन में बैठे हुए थे। अब हमारे मुसलमानों ने फतवा निकाल दिया कि भैया ये मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी पे गए तो ये समाज से बेदखल हो गए। हमारे मुसलमानों ने यही धंधे शुरू कर दिया कि भैया वैसे ये अगर हिंदुओं के प्रोग्राम में गया तो उसका फतवा निकाल दो, ये है तो उसका फतवा निकाल दो। ये सब चीज़ें क्या है? अब मुझे बताइए, दरगाह अजमेर शरीफ है, ज़ियारत करने के लिए हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है, सब कुछ जाता है, तो वहाँ अगर हिंदू जाता है तो मुसलमानों को एतराज़ नहीं है। आपके मोहर्रम होते हैं, मोहर्रम के अंदर में तकरीबन ज़्यादा हिंदू लोग उसको मानते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं, छोटे थे, बचपन थे तो देखते थे देहात में, गांव में, आज भी कोई हिंदू, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो ठीक है, लेकिन कई हिंदू ऐसे हैं कि मुर्गी हलाल बिना खाते नहीं है, बकरा हलाल बिना खाते नहीं है। तो अब मुसलमानों को तो हमारे इस्लाम पे एतबार है, आज भी कई बाबा है, बुज़ुर्ग है, कहीं पर भी दरगाहों पे हिंदू लोग जाते हैं,
वहाँ पे अपने श्रद्धा के तौर पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो भी हिंदू भाई कर रहा है तो वो ठीक है। और राम मंदिर या कोई मंदिर के त्योहारों में अगर कोई मुसलमान जाता है, कोई मौलाना जाता है या मैं जाता हूँ, तो उस पर फतवा लाने का काम क्यों ये मौलाना लोग करते हैं? हिंदू की बात तो छोड़ दीजिए साहब, हमारे मुसलमान तबलीगी मस्जिद में जाएंगे तो सुन्नी नहीं चाहिए, सुन्नी मस्जिद में जाएंगे तो तबलीगी नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने क्या बना के रखा है? हमारे इस्लाम में हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा के लिए बोला है, अमन के लिए बोला है, शांति के लिए बोला है। अगर हम वो काम करने के लिए जा रहे हैं तो हम पे फतवे आ रहे हैं। तो ये फतवे वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना साहब, हमारे देश को देख करके आप करिए। अब मौलाना, आलिम, मुफ्ती, इन लोगों से तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे देश के अंदर में शांति बनाए रखने की बात कहें। आप जुमे का भी खुतबा अगर करते हैं तो किसी को वोट मत मांगिए। मैंने सुना हूँ कि आप पंजा चलाइए, पंजा चलाइए। ये क्या चीज़ है? मस्जिद पंजा चलाने के लिए नहीं है साहब, ये इबादत करने के लिए। आप जो जुमे का खुतबा पढ़ते हो ना, वो अरबी में होता है। हमारी कौम को अरबी नहीं आती है। आप अरबी का तर्जुमा करके उर्दू में बताइए, हिंदी में बताइए, वो काम आप कीजिए। आप ये पंजा चलाइए, वो चलाइए, उसको मत दीजिए, वो हिंदुत्व आ जाएगा, ये सब मत कीजिए आप। सीए एनआरसी को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही है और सीधे तौर पे अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने की बातें की जा रही है। सीए एनआरसी लाने की ज़रूरत क्या है? इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं जिससे मुस्लिम समाज दहशत में आए और इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को हो? पार्लियामेंट का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो मनमोहन सिंह साहब ने खुद ये मामले को उठाया था। मेरे पास में वो उसका वीडियो भी, अगर कोई मुझसे सवाल करेगा। दूसरी चीज़ यह है साहब, सीए, एनआरसी और ये सब जो मामले हैं, हमारे देश के लोग जो बांग्लादेश चले गए, हमारे देश के लोग जो पाकिस्तान से उधर चले गए, हिंदुस्तान से उधर चले गए, वो लोग आना चाहते हैं। उनको आने के लिए जो चीज़ हमको चाहिए, जो सरकार को चाहिए, वो कर रही है। अभी इसके अंदर में मुसलमानों का क्या धोखा हो रहा है, मुसलमानों की क्या परेशानी हो रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसको तोड़ मोड़ करोड़ के कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो करेगी? अरे खुद मनमोहन सिंह साहब ने वो दिया है, मैं आपको वीडियो देता हूँ, आप चैनल पे चलाइए, रिकॉर्ड पे है। तो इसी सब चीज़ें नहीं हैं। यहाँ कुछ ना कुछ बताया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसके वजह से सब मोदी जी के हाथ मजबूत है। मोदी जी को लोग चाहते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाके देखिए, 3 तलाक मामले के अंदर सारी औरतें, सारी बहनें, सारी बेटियाँ सामने आकर के मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। हलाला जैसे होते थे वो बंद हो गए। तो वही यही तो आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो चीज़ों को नहीं चाह रहा है। जो किसान आंदोलन में भी ये हुआ कि किसान आंदोलन ये चाह रहे थे कि भाई किसानों को लेकर जो है वो कोई कानून ना लाया जाए। ज़बरदस्ती जो कानून नहीं मांगे जा रहे हैं उसमें इंटरफियर किया जा रहा है, जबकि जिस तरह से देश का विकास होना चाहिए उस तरफ भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। हर बात पे मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप अगर लग रहे हैं तो ये आरोप झूठे हैं, ये साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। विकास के मुद्दे पे तो मोदी सरकार को आप बोल नहीं सकते। देखिए अब नितिन गडकरी जी हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के, आप सड़क मंत्रालय उनके पास में रहा तो देखिए पूरे देश के अंदर में लोग तारीफ करते हैं। जहाँ भी हम लोग बाय रोड जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं तो बोलते हैं यार अब तो यार ट्रेन में भी जाने की ज़रूरत नहीं, रोड बड़े अच्छे बन गए हैं। आप हर चीज़ में आप देखिए, स्किल मिनिस्ट्री में देखिए आप, NSDC के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्किल के रोजगार के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एजुकेशन में HRD में कितना डेवलपमेंट हो गया है, एजुकेशन के अंदर में नई नई पॉलिसीज़ आई है। आप वो तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए कई ज़ोरदार स्कीम से आई है। तो बीच में मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे मंत्री थे, उन्होंने भी कई सारी स्कीम से लाई। अभी स्मृति ईरानी जी आई तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आई है। तो सारे हम लोगों के काम हो रहे हैं, लेकिन उसको नहीं बताते हुए बस वो मंदिर और वो ये और वो हिंदुत्व, इसी के अंदर में बस मुसलमानों को घेरा डालना है। मैंने फिर से वापस वही बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में आप आइए, आप चुनाव लड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सब गलत बात है, हिंदुत्व के मुद्दे पे वो मामले नहीं है और कोई हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये कांग्रेस अपनी प्लानिंग करके वोट बैंक जमा करना चाहती है। फिर से मुद्दे पे आऊँगा, अमरावती लोकसभा के अमरावती शहर विधानसभा और अचलपुर विधानसभा आज ये कह दे भारतीय जनता पार्टी को या फिर सारे आवाम को, मुसलमानों को, कांग्रेस पार्टी कि हम यहाँ की 2 विधानसभा मुसलमानों को देना चाहते हैं। कह दे, आज कह दे।
आज कह दे अगर मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट दे रहा तो उसके बदले मुसलमान के लिए भारतीय कांग्रेस पार्टी अगर ये कह दे तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से मुसलमानों के वोट ले रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी पे आप सीधे तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास ये कहने के लिए है कि उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजा है। ख्वाजा बेग राष्ट्रवादी ने जैसा जो सेक्युलर पार्टी की बात है, ख्वाजा बेग को एमएलसी बनाकर एक विधायक बनाया है। इसी तरह जो वजाहत मिर्ज़ा जो है उनको विधायक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लग रहे मुस्लिम विरोधी आरोपों को हटाने के लिए कितने मुसलमानों को राज्यसभा में भेजा, विधानसभा में भेजा, एमएलसी बनाया। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जम्मू कश्मीर से एक पासमानदा समाज के एक गरीब तबके के इंसान को, इंजीनियर गुलाम अली साहब को राज्यसभा सांसद मोदी जी ने बनाया है। कश्मीर की जनता बड़ी खुश है। आज 370 हटने के बाद में कश्मीर की आवाम खुश है। वहाँ पर जो खुशियाँ हैं वो हम बता नहीं सकते। दूसरी चीज़ आपको अगर आपने जैसे मुझे बोला ख्वाजा बेग का, वजाहत मिर्ज़ा का, कांग्रेस ने वजाहत मिर्ज़ा को जो एमएलसी देने के बाद में उनकी सरकार जब थी तो उसको राज्य मंत्री दर्जा भी दिया है, उनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया है। ठीक है कि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एमएलसी होनी चाहिए और वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वही होता है, ऐसा एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष करके भारतीय अल्पसंख्यक विभाग का रखा है। क्यों आपको दूसरा मुसलमान नहीं दिखता है? दूसरा मुसलमान कोई नहीं आपके कांग्रेस पार्टी में कि जो अपना प्रदेश अध्यक्ष पद को भी संभाल सके? क्यों नहीं देता फिर? वैसे ही आपने बोला ख्वाजा बेग को दिया है, वो दिया, ठीक है, लेकिन ख्वाजा बेग को देने के बाद में भी ये कहाँ पर घूमे, इन्होंने क्या किया, ये भी तो सब जनता जानती है साहब। हम तो आज भी बोलते हैं आपको वक्फ बोर्ड के काम है, आपको मस्जिद के काम है, आपको दीनी कोई भी काम है, आप खुल के आइए, खुल के बोलिए। हमारे अभी जो मंत्री है अल्पसंख्यक कार्य विभाग के अब्दुल सत्तार साहब, हमारे दोस्त है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं तो वो समझता हूँ कि जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना हुई सबसे पहला मंत्री ये है जो बहुत ज़िद पे काम कर रहा है। इतना सारा फंड लाने का भी काम किया। अभी मौलाना आज़ाद का बहुत अच्छा प्रोग्राम नागपुर अधिवेशन के समय पे हुआ है। तो अनगिनत ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको कांग्रेस नहीं बताती है या कोई अदर पार्टी भी हमको नहीं बताती है या जनता को नहीं बताती है, और बस ये वोट बैंक लेने के लिए ही सब काम हो रहा है, ऐसा मैं तो समझता हूँ। आपने अब्दुल सत्तार इनकी बात की कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे में जब अब्दुल सत्तार जो है, लोगों का ऐसा कहना है कि अब्दुल सत्तार, हसन मुशर्रफ और भी मुस्लिम कई लीडर जो महाविकास आघाड़ी के साथ में थे, ईडी का डर बताकर, उनको ईडी की धमकियां देकर पार्टियों को तोड़ने का काम जो है वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अपनी तरफ लाया है। देखिए, अगर सच्चा आदमी होना तो वो ईडी के डर से भी नहीं डरेगा साहब। आप ये बताइए कि अगर हम में काबिलियत है और हमारी कदर अगर कहीं नहीं हो रही है दूसरे पार्टियों में, तो हम तो नेचुरल है कि जो कदर हमारी करेगा उसके साथ हम जाएंगे। आज राज्य के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं साहब, जितनी भी पार्टियां हैं, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, सब हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस पर विश्वास करते हैं। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल काबिल एक नेता है, उनका पीछे हम लोगों ने खड़े रहना चाहिए। और मुस्लिम समाज के लिए आज तक उन्होंने कभी ऐसा मतभेद वाली बात कभी अपने स्टेटमेंट में नहीं की। हमेशा मुसलमानों के लिए उन्होंने भी लड़ा है। हम लोग भी जब उनके पास में जाते हैं, उनको बोलते हैं, तो वो निश्चित तौर के ऊपर में तुरंत में कार्रवाई करने की बात करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि भाई मुसलमान है तो ईडी का, अब्दुल सत्तार साहब का कोई ईडी का कोई ये नहीं था, ऐसे कोई ईडी के मामले नहीं थे। और आपने कांग्रेस में भी देखा काफ़ी नेता थे, ये भी खुद कांग्रेस में थे जब भी इन्होंने मंत्री करके काम किया, लेकिन इनके पास अल्पसंख्यक नहीं था। लेकिन ये पहली बार मैं समझता हूँ कि मेरा भी जो तजुर्बा है, अब्दुल सत्तार इज़ द गुड, एकदम बेटर एंड बेस्ट, एकदम बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। औरंगाबाद हज हाउस का आपने देखा कितना खूबसूरत बनाया, वहाँ पर वक्फ बोर्ड का ऑफिस भी वहाँ रखा है, ट्रिब्यूनल कोर्ट का भी ऑफिस वहाँ रखा है। और वहाँ पर एक चीज़ और हुई है कि मुस्लिम बच्चों के लिए फ्री कोचिंग क्लास IAS IPS के लिए, ये भी उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि वो वहीं होगा। तीसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे मस्जिद का भी उन्होंने ये किया है कि भैया ये मस्जिद वहाँ पे रहेगी,
वहाँ पर जो भी लोग हैं अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे। इतना अच्छा खूबसूरत काम हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मौलाना आज़ाद का जहाँ पर प्रोग्राम हुआ था एजुकेशन लोन और बिज़नेस लोन का नागपुर अधिवेशन के समय पे, सब आए थे वहाँ पर। वजाहत मिर्ज़ा जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस के, वो भी आए थे। अबू आसिम आज़मी साहब वो भी आए थे, और समाजवादी पार्टी के और विधायक थे वहाँ पर। तो सारे लोग तो मिल करके वहाँ पे प्रोग्राम को किया था। वहाँ तो ऐसा तो था नहीं कि भाई बीजेपी ने या शिवसेना ने अपने ही नुमाइंदे वहाँ पर बिठा दिए और प्रोग्राम निपटा दिया। नहीं, जिस तरह से आरोप बीजेपी, जिस तरह के आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, इससे ये बात निकल के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी खासकर मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। सच्चर समिति की सिफारिशें अगर लागू नहीं हुई कांग्रेस के दौर में, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। लेकिन शरिया कानून की बात, 3 तलाक की बात, धारा 370 की बात, ये लाके आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? मुस्लिम समाज को अभी बेरोज़गारी जो है वो अधिकृत आंकड़े हैं कि इस समय बेरोज़गारी जो है वो अपने चरम पर है, महंगाई जो है वो अपने चरम पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज, जो भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम समाज के लिए जो दोहरा भाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको आरोप को ख़त्म करने के लिए या उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए किस तरह की कोशिश नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इससे ये पता चलता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है। नहीं, कोई शामिल वामिल नहीं है। अगर शामिल होती तो इतने सारे मुसलमानों के लिए जितनी भी नई नई योजना आ रही है वो कहाँ से आ रही है? आप उसको देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को आप पढ़िए, आप नेट पे जाइए, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, आप देखिए। अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे उस समय बताइए, आप चैनल पे चलाइए उस बात को। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं है साहब, सब कुछ ओके हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हमारे बच्चे IAS IPS ट्रेनिंग सेंटर्स, आपको पता है कि मुंबई के हज हाउस में वहाँ पर भी फ्री IPS IAS कोचिंग सेंटर चल रहा है। अभी हमने नागपुर की IAS IPS ट्रेनिंग सेंटर हज हाउस में भी ये डिमांड की है कि वहाँ पर भी हज हाउस में वहाँ पे भी बच्चों के लिए UPSC MPSC के ट्रेनिंग सेंटर फ्री कोचिंग क्लासेस होने चाहिए करके ऐसे किया है। अब तो सर ऐसा है कि इल्ज़ाम लगते अलग है। सरकार में जब आप बैठते हो तो आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, फाइनेंशियली असेसमेंट है, ये है वो है, लेकिन कर रही है सरकार, कर रही है, नया डेवलपमेंट कर रही है। और ख़ासतौर से मैं नागपुर का ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जब अमरावती लोकसभा से संयोजक करके मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक का काम देख रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस को फिर से एक बार सवाल करूँगा कि आप ये 2 विधानसभा के बारे में मुसलमानों के क्या सोच रहे हैं, उसका जवाब दे। और दूसरी बात यह है कि हाँ, एक हमारे परम मित्र बड़े भाई थे सलीम पेंटर अमरावती के, उनका इंतकाल हो गया। वो कांग्रेस के बहुत वफादार और अच्छे थे। आज तक उनके नाम का ना एक चौक है। मैं परसों वहाँ पे बैठा था तो मैंने वही बात किया कि भाई सलीम भाई का कुछ नामो निशान नहीं दिखता, तो कम से कम ऐसा तो नामो निशान के लिए कोई जगह हो या कुछ ऐसा हो, एक सामाजिक भवन पे उनका नाम हो या कोई ऐसा चौक हो। तो ये कांग्रेस के लोगों का काम था, करना चाहिए था। कांग्रेस के लोग नहीं करते, बस वोट बैंक के हिसाब से बात करते हैं। फिर वो कह दिया कि भाई ये भगवा है, ये हिंदू है, ये है, वो है, वो है, वो है, बस यही काम करते हैं, बस इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारी चुनाव जीत रही है। नवनीत राणा भी विजयी हो रही है, और नवनीत राणा कभी मुसलमानों को दूसरा देखेगी, गलत देखेगी, हम भी उनसे लड़ाई लड़ लेंगे। और ये आपका कहना है कि भाई कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों के साथ दूजा भाव कर रही है। लेकिन देखने में ये भी आया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो अल्पसंख्यक आयोग जो है उसको बंद कर दिया जाता है, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को बंद कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर आर्थिक विकास महामंडल को बंद तो नहीं किया गया, आयोग को भी बंद नहीं किया गया, आज भी इस्टेब्लिश है। गवर्नमेंट के ऑफिसर उस काम को देख रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसी तो कभी कोई न्यूज़ हमारे पास तक तो नहीं है, और ऐसा कुछ बात तो नहीं है हमारे पास। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के अमरावती लोकसभा चुनाव संयोजक सैयद अंसार अली सर, जिनसे हमने खुलकर बात की और उन्होंने भी हमसे खुलकर बात की। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जब हमने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने भी कांग्रेस पे सीधे आरोप लगा दिए कि कांग्रेस ये नहीं करती। अच्छा सर, कांग्रेस अगर इन 2 जगहों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार दे देती है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आप कांग्रेस में प्रवेश कर लेंगे?
भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम उम्मीदवार देने की कोशिश करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास बात रखेंगे कि आप भी इसमें मुस्लिम विधानसभा को आप दीजिए। जब कांग्रेस दे रही है तो आप दीजिए, और अगर दे रही है तो ये मुसलमानों का काम बनेगा कि सत्ता की जो पार्टी बन रही है, सत्ता के साथ में हमारा मुसलमान नुमाइंदा जाएगा। वो कोशिश करके हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे अंसार अली सर, जिन्होंने खुलकर हमसे बात की। साथ ही हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इतने व्यस्त समय में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ये प्रचार कर रहे हैं अमरावती ज़िले में, और